नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली सरकार के द्वारा वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए जो फाइनेंसिंग होती है उसको बैन कर दिया है। यहां पर आप देख सकते हो बिल इंट्रोड्यूस टू बैन फाइनेंसिंग ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो होता क्या है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन क्या है, यहां पर बिल क्या लाया गया है पार्लियामेंट के अंदर। मतलब कि क्वेश्चन आपके मन में कई सारे आने चाहिए कि क्या पहले सरकार ने फाइनेंसिंग को लेकर बैन नहीं किया था, अभी क्यों लाया जा रहा है, इसमें अमेंडमेंट क्या किया जा रहा है। मतलब पहले कोई एक्ट होगा, राइट, वो मैं आपको एक्ट बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले आज आखिरी डेट है, अगर आप आरबीआई ग्रेड बी का कोर्स लेना चाहते हैं स्टडी आईक्यू पर, तो आपको कोड इस्तेमाल करना है अंकित आरबीआई, क्योंकि बहुत ही जल्द आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम आने वाला है। इसको आप बहुत कम दाम पर हमारे ऐप से और वेबसाइट से अवेल कर सकते हैं। बाकी कोर्सेज के लिए आप कोड इस्तेमाल करिए अंकित 33। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं, मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे अभी एग्जैक्टली क्या हो रहा है। देखिए, सरकार के द्वारा एक अमेंडमेंट लाया गया। देखो, अमेंडमेंट किस में लाया जाता है, कोई पहले से कानून होगा उसी के अंदर सरकार चेंजेस करेगी, उसको हम अमेंडमेंट कहते हैं। तो पहले आप देख सकते हो एक कानून था 2005 का, इसको बोला जाता है द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 2005। तो 2005 का ये जो एक्ट था उसके अंदर सरकार यहां पर बदलाव कर रही है और इसीलिए इसको बोला जा रहा है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम अमेंडमेंट बिल 2022। तो ये जो बिल है इसको यूनैनिमसली पास कर दिया गया है लोकसभा से पास हो गया है, राज्यसभा से पास होगा, फिर फाइनली ये आपका अमेंडमेंट हो जाएगा। लेकिन इसका मेन मकसद क्या है? देखो, इसका मेन मकसद यही है कि ये जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा ये होते क्या हैं, तो इसके फंडिंग को लेकर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाए। लेकिन अभी क्या था ना कि 2005 का ये जो एक्ट था उसके अंदर सिर्फ यहां पर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट और ट्रांसफर, यही तीन चीज के ऊपर बैन लगा हुआ था। फाइनेंसिंग को लेकर स्पेसिफिकली बैन नहीं लगा हुआ था, इसी के लिए इसको किया जा रहा है। क्वेश्चन ये भी आता है कि अभी क्यों लाया गया है बिल को, पहले क्यों नहीं था। देखो, यहां पर सरकार ये कह रही है कि हम इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि रीसेंट टाइम्स में देखने को मिला है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने फाइनेंसिंग को लेकर, जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होता है उसके फाइनेंसिंग को लेकर बहुत सारे रेगुलेशन लाए हैं। जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, उन्होंने फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाए हैं इन चीजों को लेकर। आपने सुना होगा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में, एफएटीएफ, उन्होंने भी यहां पर कहा है कि इसके फाइनेंसिंग को लेकर पूरी तरह से रोक लगानी चाहिए, सरकारों को कदम उठाना चाहिए, कानून बनाना चाहिए। और इसी की वजह से सरकार ये अमेंडमेंट लेकर आई है ताकि वो जो एक्ट है 2005 का उसके अंदर बदलाव किया जा सके। अब बदलाव में देखो क्या किया गया, ये जो एक्ट था 2005 का उसमें सरकार ने एक सेक्शन ऐड कर दिया है, सेक्शन 12A, और इसके अंदर सरकार ये बोल रही है कि नो पर्सन शैल फाइनेंस, मतलब कि कोई भी पर्सन किसी भी प्रकार से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को यहां पर फाइनेंस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, एक तो जाहिर सी बात है कि आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, वो तो पहले से भी था। लेकिन मान लो कोई पर्सन ए है, राइट, पर्सन ए क्या करता है, कोई बिजनेस करता है, ठीक है, किसी भी चीज का, कपड़े का, कोई भी बिजनेस कर सकता है, और साथ ही साथ वो पर्सन क्या कर रहा है, पीछे बैकडोर से जो है यहां पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है। तो अगर मान लो आप हो, पर्सन बी है, तो पर्सन बी उसके साथ बिजनेस नहीं कर सकता उसके बिजनेस में, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, वो पर्सन ए वहां से पैसा कमाकर एक प्रकार से ये जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उसको क्रिएट कर सकता है। तो अगर आपको पता है ऐसी चीजें हैं तो आप यहां पर उसके साथ किसी भी प्रकार का रिलेशन नहीं रख सकते, ये बिल के अंदर बोला गया। मतलब यहां पर क्लियर तौर पर बोल दिया है कि अगर आप ऐसा करते हो तो सरकार आपका जो एसेट है, जो फंड्स है, उसको अटैच कर सकती है, फ्रीज कर सकती है, और बेसिकली सारी पावर यहां पर सरकार के पास आ जाएगी। तो आई होप कि आप समझ गए हो कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का ये जो एक्ट था 2005 का, उसमें सरकार क्यों बदलाव कर रही है और क्या बदलाव कर रही है। अब यहां पर क्वेश्चन मन में आना चाहिए कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होता क्या है। देखो, सबसे पहले ये जो टर्म है ना, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, सबसे पहले इसको इस्तेमाल किया गया था बाय द लीडर ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड, जो आर्क बिशप हैं ऑफ कैंटरबरी। 1937 में यहां पर उन्होंने इस टर्म का इस्तेमाल किया था, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। और ये क्यों किया गया था, क्योंकि वहां पर स्पेनिश सिविल वॉर चल रहा था और जो जर्मन और इटालियन फासिस्ट हैं उन्होंने अटैक किया था स्पेन में, और वहीं पर एक टाउन है जिसमें एरियल बॉम्बार्डिंग की गई थी, और उसी को लेकर जो चर्च ऑफ इंग्लैंड के लीडर हैं उन्होंने इसको टर्म यूज किया था कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो सबसे पहली बार वहां पर किया गया। उसके बाद रीसेंट टाइम्स में आप देखोगे तो अर्ली 2000 में क्या हुआ था कि यूएस के प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे उस समय, फिर यूके के प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर थे, उन्होंने यहां पर जो इन्वेजन किया था इराक में उसको जस्टिफाई किया था।
क्यों जस्टिफाई किया था? देखो, उनका यह कहना था कि सद्दाम हुसैन जो है, सद्दाम हुसैन की सरकार जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उसको हाइड कर रही है अपने देश के अंदर, और इसीलिए यहां पर जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश हैं और टोनी ब्लेयर ने एक प्रकार से इन्वेजन जो है उसको सही ठहराया था। लेकिन बाद में पता चला किसी प्रकार का वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिला। तो देखो, इसको लेकर भी बहुत क्रिटिसिज्म होता है यूएस का, यूके का, कि आपने कहा था कि हम इन्वेजन कर रहे हैं इराक में सद्दाम हुसैन के खिलाफ। क्यों? आपने रीजन दिया कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन उनके पास है, छुपा रखा है। लेकिन जब इन्वेजन हुआ, सब कुछ चीजें सामने आई, तो कहीं पर भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिला था। तो यह भी आपको समझना है कि ये रिसेंट टाइम्स में भी इसका इस्तेमाल किया गया है। लेकिन क्वेश्चन है कि एग्जैक्टली ये होता क्या, मतलब क्या? देखो, इंटरनेशनल लॉ में कहीं पर भी आपको एक सिंगल अथॉरिटेटिव डेफिनेशन नहीं मिलेगा कि इसका मतलब क्या है। लेकिन ज्यादातर यही कहा जाता है कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आर न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स। तो कोई न्यूक्लियर वेपन हो वो भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होगा। मतलब कहने का मतलब है कि यूनाइटेड स्टेट्स के हिसाब से कि अगर आप ऐसा कोई वेपन इस्तेमाल कर रहे हो जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ पीपल की हत्या हो रही है, बड़े लोगों की हत्या हो रही है, तो उसको हम कहेंगे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो भारत में अगर आप देखोगे ना, भारत का ये जो एक्ट है 2005 का वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, उसमें बायोलॉजिकल वेपन को बोला गया है कि ऐसा कोई भी बायोलॉजिकल एजेंट, टॉक्सिन, जिसका पर्पस हो रहा है कि आप लोगों की हत्या कर रहे हो इसके माध्यम से, बायोलॉजिकल एजेंट्स के माध्यम से। अब बायोलॉजिकल एजेंट काफी हो सकता है, जैसे कोरोना वायरस हो गया, अगर उसको जानबूझकर फैलाया गया है तो वो भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, राइट? तो ये बायोलॉजिकल वेपन्स हो गया। इसके अलावा केमिकल वेपन, टॉक्सिक केमिकल, इस तरह की जो चीजें होती हैं, आप किसी को हार्म करने की कोशिश कर रहे हो केमिकल के माध्यम से, उसके प्रॉपर्टीज के माध्यम से, तो भी वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के अंदर आएगा। ठीक है, अब कंट्रोल है कि नहीं है। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है, बहुत लोगों की हत्या हो सकती है, तो क्या कोई इंटरनेशनल कानून वगैरह है? देखो, कई आपको प्रोटोकॉल्स वगैरह मिलेंगे, एग्रीमेंट, ट्रीटीज मिलेंगे, जैसे कि जेनेवा प्रोटोकॉल 1925, उसमें वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, मतलब कि उसके अंदर जो केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन है उसको बैन किया गया है। वैसे ही एक 1972 का कन्वेंशन है, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, इसके अंदर बायोलॉजिकल वेपन को बैन किया हुआ है। वैसे ही 1992 का एक कन्वेंशन है जिसको कहा जाता है केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, जिसके तहत केमिकल वेपन्स को बैन किया गया है। भारत ने दोनों को साइन भी किया है, दोनों को रेटिफाई भी किया है। देखो, साइन करने का मतलब है कि आपने इंटरनेशनल ट्रीटी को साइन कर दिया सरकार ने, लेकिन वो तब तक लागू नहीं होगा जब तक सरकार उसको लेकर कोई कानून नहीं बनाएगी। तो फाइनली 2005 में जो हमने कानून बनाया, इसी को कहते हैं रेटिफिकेशन। तो 1972, 92 दोनों हमने ज्वाइन किया हुआ है। कई ऐसे कंट्रीज हैं जो कि नॉन सिग्नेटरीज हैं, लेकिन कई ऐसे भी देश हैं जो कि सिग्नेटरी तो हैं लेकिन उन्होंने कंप्लायंस नहीं किया है, मतलब उनको जो चीजें फॉलो करनी चाहिए थी वो नहीं किया है। जहां तक न्यूक्लियर वेपन्स की बात है, आपको पता ही होगा, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी कहा जाता है। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, सीटीबीटी, ये सारी चीजों के तहत न्यूक्लियर वेपन्स को जो है रोका जाता है। तो ये सब कुछ था वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के बारे में, जिसको भारत ने उसकी फाइनेंसिंग को लेकर बैन कर दिया है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यहां पर क्वेश्चन है कि इन विच कैटेगरीज, क्योंकि हम एक्सप्लोसिव और इस तरह की चीजों की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो कौन से सेक्टर में, कौन से माइनिंग में यहां पर सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया जाता है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो यहां पर टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। और जैसा मैंने बताया, आज आखिरी डेट है आरबीआई ग्रेड बी का कोर्स लेने का, मतलब कि इतने सस्ते दाम पर आज आपको मिल रहा है। सिंपली यूज द कोड अंकित आरबीआई, इससे आपको ये कोर्स मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।